हाँ जी, तो जैसा कि हमने कल रात से इनकम टैक्स पे अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है और अब हम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के रिवीजन की बातें कर रहे हैं, जिसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक और स्कोप का टॉपिक पूरा कर चुके हैं, कैपिटल गेन का टॉपिक पूरा कर चुके हैं, हाउस बिल्डिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए। आई होप आप सभी ने देख लिए होंगे, चैनल पर लेटेस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट जो बच्चे कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर, एक तो सब बच्चों ने बोला सर बड़े बड़े चैप्टर्स कराओ, तो जैसा बच्चों ने बोला सर कैपिटल गेन कराओ, मैंने उनको कैपिटल गेन कराया। फिर मैंने क्या नाम है, बच्चों ने बोला कि सर अब हमें पीजीबीपी कराओ और सैलरी कराओ, तो काफी सारे बच्चों ने सैलरी और पीजीबीपी बोला, तो जो प्रायोरिटी पे मैंने रखा वो रखा है सैलरी, जिसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आपको सैलरी में मैं क्या कराऊं, क्या 2-3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूं, 3-4 क्वेश्चन से, या फिर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आओ। तो उसमें मेजॉरिटी बच्चों ने जो कमेंट किया है, हालांकि 3-4 कुछ बच्चे ऐसे भी थे, मतलब लेस देन 50% बच्चे, मैं अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो कितने बच्चों ने ऐसा बोला है, आप भी कम्युनिटी पोस्ट पे सारी चीजें पूछ पूछ के ही डालूंगा मैं आपसे, आप जैसा बोलोगे वैसा ही कर देंगे हम। तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने यहां पर डाला था, तो यहां पर जो 57% जो वोट आए हैं वो आए हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के, और उसमें से 43% जो वोट्स आए हैं वो आए हैं आपके 3-4 क्वेश्चन के लिए। तो जो ज्यादा वोट जीत गए हैं वो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन, जिसमें आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। तो अगर कोई गड़बड़, अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो आई होप जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हम करें और आपको ये चीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी लेंथी वीडियो इसलिए है क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं और प्लस प्रोविजन भी डिस्कस किए गए हैं। कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सिलेक्टिव स्टडी करके नहीं जा सकते, जैसे कि सैलरी का क्वेश्चन हो गया, जैसे पीजीबीपी हो गया, जैसे टीडीएस टीसीएस हो गया। तो जैसा आप मुझे कमेंट करेंगे, अब आप मुझे अगला बताना कि पहले मैं पीजीबीपी के सुपर 40 का सॉल्यूशन लेके आऊं, या फिर मैं पहले आपको सेट ऑफ के क्वेश्चन पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व करके लेके आऊं, या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आऊं। जैसा आप बोलेंगे वैसा हम कर देंगे। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हम कर देंगे। वीडियो को पक्का पक्का पूरा पूरा लाइक कर दीजिएगा, मतलब कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये जो मेहनत है हमारी कैसी लग रही है। मिलता हूं आपसे जैसा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और हम बहुत जल्दी अभी क्या नाम है, सब्सक्राइबर्स की अगर मैं बात करूं जल्दी से, तो हम ऑलमोस्ट 8,950 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच चुके हैं। टारगेट है कि इस अटेम्प्ट में हम 10,000 सब्सक्राइबर्स को पहुंच जाएंगे। ग्रुप 2 वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी काफी कुछ मटेरियल आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, चैप्टर चल रहा था हमारा कौन सा, सैलरी और क्या चीज, अरे क्या लिख दिया, जो बोल रहा हूँ वही लिख दिया है ना। हमने इसकी इलस्ट्रेशंस कर ली थी और अब हम इस पाक मौके पर क्या करेंगे बताइए, इसके टेस्ट योर नॉलेज करें। नॉलेज अगर है तो टेस्ट कर लो, देख रहे हो बात को, ये भी लिखते हैं इस बात को कि टेस्ट योर नॉलेज, 15/26 कवर्ड नॉट कवर्ड, आज तक दिक्कत में है, फिर भी ये कह रहे हैं कि टेस्ट योर नॉलेज। तो हम टेस्ट कर लेते हैं नॉलेज को। देखिए, पहले मैं सॉल्व करने से पहले एक बार कुछ चीजें क्रॉस चेक कर लूँ कि किस प्रोविजन में क्या आता है। सीधा सीधा सॉल्व कराना शुरू करो, जल्दी से बताइए। सीधा सीधा सॉल्व कराना, बीच बीच में पूछ लूंगा, पहले ना पूछो, है ना, मक्कारो। चलो, जाना तो एक दिन सबको है। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड इधर ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू DNS अलाउंस। आपने जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू किए होंगे तो पहले यही क्वेश्चन मिला, तो ये कर लिया आपने, क्या वो क्वेश्चन है, डिफर क्यों कर रहा है बताओ, ब्लॉग बना के करना है इस क्वेश्चन। नहीं, मैं अभी ब्लॉग बनाता हूँ और इसके आंसर से मैच करता हूँ, ठीक है। DNS अलाउंस 100% ऑफ बेसिक सैलरी, जिसका 50% इंक्लूडेड इन द सैलरी फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब कवर्ड वाला पार्ट है ये। कंपनी गिव्स हिज हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कितने का, 6,000 पर मंथ का, जो कि इंक्रीज कर गया था 7,000 पर मंथ से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024 का मतलब एक ब्लॉक तो 1/1/2024 से पहले खत्म हो जाएगा, यानी दिसंबर तक जो भी चीजें सेम रही होंगी। उसके बाद इंक्रीमेंट मिली है। इस क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ के मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि चल क्या रहा है। ये एक हमने नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन को हम कह रहे हैं कि 1/4/2023 से लेके कब खत्म हो रहा है हमारा, 31 मार्च 2024 तक। पहली जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मुझे क्या मिली बताइए, बेसिक सैलरी क्या थी, जल्दी से बताओ। अरे स्टडी मेट आपके फोन में भी जल्दी से निकाल लो, बेसिक सैलरी क्या थी जल्दी बताओ।
अरे नालायको, 10,000। तो बेसिक सैलरी थी 10,000। उसके बाद डीएनएस अलाउंस के बारे में उसने क्या बोला था, कह रहा डीए जो है वो 100% है, जिसका 50% फॉर्मिंग पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और यहाँ पर हमने लिख दिया 50%। अब देखो जरा इधर ध्यान से सारे बच्चे, उसने कहा हमारा जो डीए था, हाउस रेंट अलाउंस था, वो 6,000 पर मंथ था, जिसे बढ़ाकर कर दिया 7,000 पर मंथ 1/1/2024 से। इसका मतलब जो पहला चेंज हुआ वो यहाँ पर कहीं हुआ, और चेंज का नाम था डीएनएस अलाउंस, यानी 1/1/2024 को ये चेंज हुआ है। इसका मतलब 1/1/2024 से जो डीएनएस अलाउंस है वो कितना हो गया, 7,000 पर मंथ हो गया। यानी इससे पहले क्या रहा होगा बताइए? सॉरी, डीएनएस अलाउंस नहीं बोल रहा मैं, हाउस रेंट अलाउंस कितना हो गया? पहले कितना था ये? 6,000 पर मंथ। मैंने वहां डीए लिखा है क्या? एचआर है। यहां तक किसी को परेशानी? अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। उसने कहा ही ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट इन सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ इन इज बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2024। इसका मतलब क्या है ये बताइए? 9,000 से 10,000 हुआ है या 10,000 से 11,000 हुआ है? बताइए फटाफट से। उसने कहा मोहित एम्प्लॉय है, 10 से 11 होना चाहिए, 9 से 10 होना चाहिए? 10 से 11 होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, पता चले इनसे हमारा आंसर अलग है। 10 से 11 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कब से हुई है ये चेंज बताओ, कौन सी डेट से? 1 फेब से। इसका मतलब एक और ब्लॉक बनेगा हमारा, और ब्लॉक बना के ही आंसर आप मैच कर सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया था। 1 फरवरी 2024 से जो सैलरी है वो कितने की हो जाएगी? 11,000। और ये क्या चीज़ है? बेसिक। तो क्या इसका मतलब इसका डीए भी 11 ही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि डीए जो है 100% है। यही इन्फॉर्मेशन देखो क्लास में क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि उससे रिलेटेड क्या और पूछा जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता कि सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 10,000 एंड डीए वगैरह दिस एंड ही गॉट इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 फेब, दैट मींस तो फिर 9,000 से 10,000 हुई है। कि मेरी बात समझ में आती है? ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस वाले पॉइंट में। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा, उसने कहा रेंट पे जो आप कर रहे हैं इज एज अंडर, अप्रैल से लेके मई तक कोई रेंट नहीं पे किया एज स्टेड विद द पेरेंट्स। इसका मतलब मैं अप्रैल से लेके मई तक के एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। यहां तक की बात समझ आती है? ठीक है। आगे उसने कहा जून से लेके अक्टूबर तक 6,000 पर मंथ दे रहे हो, जो कि अकोमोडेशन कहां पर है? गाजियाबाद में। और नवंबर से लेके जहां तक जो अकोमोडेशन है कहां पर है? दिल्ली में। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं पहले जून से लेके अक्टूबर तक का बनाना चाहता हूं। तो मेरी यहां पर अप्रैल, मई और जून से लेकर कहां तक? अक्टूबर तक। ये अक्टूबर तक उसका जो रह रहा था उसका कितना रेंट पे कर रहा था? 6,000 पर मंथ। यहां तक कोई परेशानी नहीं? जो कि चेंज होके हो गया, उसके बाद वो कहां रहने लगा जल्दी से बताओ? उसके बाद वो कहां रहने लगा? दिल्ली में। ये था गाजियाबाद में। और जो यहां पर रेंट था वो कितना बढ़ के हो गया था बताओ? जल्दी जल्दी बताओ भाई, देखो आप टाइम लगा रहे हो। 8,000 पर मंथ। और ये दिल्ली में था। आगे चलते हैं। क्या और भी कुछ चेंज हुआ है या जीवन में और कोई दिक्कत नहीं है? कह रहा कंप्यूट ग्रॉस सैलरी अज्यूमिंग एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। और शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट रेजिमा मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट चीजें कुछ और होती हैं और हम शिफ्टिंग आउट वाला प्रोविजन पढ़ रहे हैं। जो भी प्रोविजन आपको पढ़ाया जाएगा वो शिफ्टिंग आउट से ही पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल जो प्रोविजन होता है उसमें वो अलाउंसेस वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। तो मैं एक लिस्ट लिखवा दूंगा आपको कि आप इस क्वेश्चन में इस हेड में जो जो चीजें माइनस करते हैं वो नहीं करेंगे, बस सिंपल हो जाएगा वो। रादर देन हम हर एक पॉइंट में इसमें क्या है इसमें क्या, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। रादर देन कि हम एक लिस्ट बना लेंगे उससे अच्छा, और बस ये वाला काम आपको नहीं किया। अब देखते हैं हमारा ब्लॉक कितना होगा। बताइए सबसे पहले उसने पूछा क्या है हमसे? ग्रॉस सैलरी पूछा है या फिर ग्रॉस सैलरी पूछा है? तो मुझे सारी चीजें पहले लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं और आप क्वेश्चन में देख के ध्यान से बताएंगे। सबसे पहले लिखा मैंने बेसिक सैलरी। क्या बेसिक सैलरी में कुछ चेंजेस हैं? जल्दी से बताइए। क्या बेसिक सैलरी में कुछ चेंजेस हैं? क्या चेंजेस हैं बताइए। बेसिक सैलरी 10,000 है और डीए भी 10,000, तो मैंने कहा डीए साथ में ही लिख देता हूं। तो बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, जो कि रहेगी और उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी कब? 1 फरवरी को। यानी फरवरी और मार्च, यानी कि 10 महीने तक सैलरी कितनी रहेगी? 10,000 रुपये पर मंथ। और प्लस फिर कितने महीने की हो जाएगी? 11,000 की, और मल्टीप्लाइड बाय कितने? 2 महीने। दोनों को प्लस कर दीजिए, 1,22,000। उसके बाद डीए की बात करते हैं। डीए में क्या बोला था उसने बताइए? कितने % फॉर्मिंग पार्ट है? तो क्या करेंगे जल्दी से बताओ? जी नहीं, पूरा पूरा लिखेंगे। यही मैं बता रहा था आपको, बिकॉज डीए इज 100% ऑफ द
क्योंकि हम ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं, ना कि फॉर द पर्पज ऑफ एनी सैलरी। ये तो मैं अच्छा लगा क्या मैंने बोल दिया था। हम क्या निकाल रहे हैं बताइए, क्या निकाल रहे हैं बताइए फटाफट से, ग्रॉस सैलरी। ठीक, बेसिक की बातें कर ली हमने, डीए की बातें कर ली। उसके बाद बताओ, उसके बाद एचआरए। एचआरए के लिए मैंने कहा भाई एचआरए रिसीव्ड यहीं पर लिख देता हूं, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ और माइनस कर दूंगा उसमें एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट के लिए नोट बना दूंगा। ये मेरी बात समझ में आती, ठीक है। एचआरए रिसीव कितना हो रहा है मैंने कहा क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। उसे एचआरए मिल रहा था 6000 पर मंथ, और उसके बाद एचआरए बढ़ा दिया गया। मैंने कहा इस सब में ना अलग अलग दिखाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, एचआरए यहां पर लिखता हूं और नीचे लिख दूंगा सीधा सीधा नोट 1, क्योंकि एक बार रिसीव नहीं हो रहा, बार बार रिसीव हो रहा है, तो सारी चीजें वहीं दिखा दूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आती है। ये नोट 1 में चला गया। उसके बाद और क्या मिल रहा है मुझे क्वेश्चन में, देखिए जरा, क्या और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। तो इसका मतलब बस मुझे क्या सॉल्व करना है, एचआरए, और क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व, और ग्रॉस निकालनी है। इसका मतलब कौन सी डिडक्शन माइनस करेंगे, बस समझ में आ गया। कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पूछा है हमसे, ग्रॉस सैलरी। अच्छा मैं कुछ भी पूछते बता भी देता है? अरे भोला राम। बताओ सबसे पहले कौन से महीने से लेके कौन से महीने की कैलकुलेशन करूं भाई? अब अप्रैल और मई की कैलकुलेशन करूं? हाँ, पहले मैं करूंगा अप्रैल और मई। क्या उसकी कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी? होगी। जो एचआरए रिसीव हुआ है वो तो होगी, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं लिखूंगा एचआरए रिसीव्ड। बताइए अप्रैल से लेके मई तक का एचआरए कितना मिला है? 6000 पर मंथ है, और मल्टीप्लाई कितना, 2 महीने, तो कितना मिला है, 12000। और एग्जेम्प्ट कुछ है नहीं, तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा, फटाफट से आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एग्जेम्प्ट नील वगैरह लिख दूंगा बाद में। उसके बाद मैंने कहा कुछ चीजें बदल रही हैं, जरा ध्यान से देखना। जून के बाद चीजें कब बदली? अक्टूबर। तब तक सब कुछ सेम है, सिटी, बेसिक, डीए वगैरह, तो जिस पीरियड में सब कुछ सेम है बस वही ब्लॉक हम बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो मैंने कहा कहां से लेके बनाना है, जून से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद चेंज हुआ है या अक्टूबर में चेंज हुआ है? अक्टूबर के बाद चेंज हुआ है। क्या ये बात लिखी गई है? देखिए जरा ध्यान से, कहां पर है, अक्टूबर तक कहां गया, ये रहा, और नवंबर से चेंज, तो इसका मतलब अक्टूबर तक हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कितने महीने हो गए, 5। तो 5 महीने के लिए इसका मतलब जून से लेके अक्टूबर तक की बातें की जा रही हैं। आप स्टडी मटेरियल ने अलग से इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, मतलब सभी के इलस्ट्रेशंस तो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी का अलग से नहीं होता, और एचआरए का अलग से क्वेश्चन है, तो आप इसकी रेलेवेंस समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो एचआरए मुझे रिसीव हुआ है, जिसमें जून से लेकर अक्टूबर तक होते हैं कितने महीने, 5। तो मैं लिखूंगा एचआरए रिसीव्ड, और कितना रिसीव हो रहा था, 6000 के हिसाब से, इंटू 5 महीने, 30000। ये मैंने लिख लिया इनर कॉलम में। उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, बताइए फटाफट से, एग्जेम्प्ट, है ना। एग्जेम्प्ट कितना होगा? तो एग्जेम्प्ट के लिए मेरे पास कितने प्रोविजन है, जरा जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या लिखूंगा, एचआरए रिसीव्ड यहां पर, तो ए पॉइंट में एग्जेम्प्ट में लिखा मैंने एचआरए रिसीव्ड, और एचआरए रिसीव कितना हो रहा है, 30000। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां का रेंट क्या था, यहां का रेंट क्या था, रेंट जो पे कर रहा था 6000 ही रेंट था, तो 6000, और मैं कितने महीने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, 5। तो 6000 इंटू 5, एक सेकेंड, ये आ गया मेरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सी पॉइंट क्या होगा, गाजियाबाद में है, इसका मतलब व्हाट, 40% ऑफ सैलरी। और इसका क्या मीनिंग है, इसी के जस्ट नीचे मैं निकाल रहा हूं। अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग सैलरी आप निकालोगे, कभी भी आंसर डिफर नहीं करेगा। तो मैंने कहा सैलरी मींस व्हाट, कितने महीने की निकालनी है पहले तो ये बताओ। 5 महीने की सैलरी है कितनी इस वाले पीरियड में, 10,000, और जो डीए इफ वाला पॉइंट है वो कितना है, 5,000, और इनको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 महीने से, तो कितना आ जाएगा, 75,000 ऑन है। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, 75,000 यहाँ पुट करना है, और 75,000 यहाँ पर पुट करना है। जल्दी से बताइए, पहले वाला कितना, 22,500, एक सेकंड में कहाँ लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर 22,500, और ये कितना है, 30,000। तो एचआरए रिसीव्ड भी इतना ही है, और लीज कौन सा हो गया उसमें, जल्दी से बताओ, 22,500। इसका मतलब एग्जेम्प्ट कितना कर देंगे, 22,500, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 7,500। ये कौन से लेके कौन से महीने तक की कंप्यूटेशन हो गई है, अक्टूबर तक। अब मुझे नंबर लाइन में आप देख के बताइए, देखो क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े, इसलिए नंबर लाइन में आ जाती है ऐसी सिचुएशन में। अक्टूबर के बाद चेंज क्या हुआ बताइए, रेंट, और कब तक कुछ और चेंज नहीं हुआ,
जनवरी तक। इसका मतलब नवंबर और दिसंबर, 1 जनवरी से चेंज हो गया, तो मुझे 2 महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो नवंबर और दिसंबर जल्दी से। ये देखने में लगता है लेंदी, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्या मेरी बात समझ में? आप अपने तरीके से करना, देखना आंसर मैच नहीं करेगा। नवंबर से लेके किसकी बात कर रहे हैं हम? दिसंबर। इन सबके बीच में बदला क्या बताओ? रेंट। तो एचआरए रिसीव्ड पहले मैं लिखूंगा ऐसे ही, एचआरए रिसीव्ड। कितना एचआरए रिसीव हुआ है इस 2 महीने के लिए? एचआरए कितना था? 7,000 या 8,000 या 6,000? बदला क्या था? रेंट बदला था। देख लो एक बार, बदला क्या है? रेंट बदला है। इसका मतलब एचआरए तो 6,000 ही मिल रहा है और 2 महीने की बातें की जा रही है। इसका मतलब 6,000 इंटू 2। तो एचआरए जो रिसीव हुआ है मुझे वो कितना हुआ है जल्दी से बताओ? 12,000 का एचआरए मिला है, जिसमें से मुझे क्या बताना है बताइए? माइनस क्या करना है? एग्जेम्प्ट। और सारी बातें क्या मेरी सेम है? जल्दी से बताओ। सैलरी वगैरह सब सेम है, तो मैं इसे जल्दी कर देता हूं नॉर्मल क्वेश्चन के मुकाबले। बताइए ए पॉइंट में क्या लिखेंगे? एचआरए रिसीव्ड, कितना एचआरए रिसीव हुआ है? 12,000 का। और उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट ही चेंज हुआ है। तो इस बार मैं 7,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा? 2। ये रेंट पेड आ गया और माइनस करूंगा इसे, रेंट 8,000 हो गया। 7,000 क्या हुआ था? एचआरए था वो। 8,000 इंटू 2 माइनस वॉट? 10% ऑफ जो भी मैं निकालूंगा। और क्या कुछ यहां पर चेंज हुआ है? रेंट क्यों बदला था? सिटी चेंज हो, तो क्या 40 की जगह 50 करना पड़ेगा मुझे? यस, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और मैंने यहाँ पर लिखा 50% ऑफ, और वो जो भी है उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं था। फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी ये 10,000 प्लस 5,000 ही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन जो मल्टीप्लाई करूंगा वो कितने महीने से करूंगा बताइए? 2 महीने से। तो कितना आ जाएगा ये? 30। और ये भी कितना आ जाएगा? 30। वहां कितनी आई थी हमारी सैलरी? अच्छा, यहाँ मुझे लगा यहाँ पर भी 30 है। ठीक है, बताइए जरा फटाफट से माइनस करके कितना कितना आ रहा है? 13,000। और ये कितना आ रहा है? 15,000। तो लीस्ट क्या है? लीस्ट 12,000। इसका मतलब जितना मिल रहा है उतने की ही आप क्या ले लीजिए? एग्जेम्पशन। और माइनस करके आउटर कॉलम में टैक्सेबल लिख दीजिए कितना? निल। समझ में आती है बात? उसके बाद क्या करना है? क्या बदल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। जनवरी में बदला, फरवरी में बदला। इसका मतलब सिर्फ कैलकुलेशन किसकी होगी? पहले जैन की, फिर कैलकुलेशन किसकी होगी? फेब और मार्च की। ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। और अलग से क्वेश्चन आया तो अलग से मार्क्स भी होंगे इसके, इसी तरीके से प्रेजेंट करने के। तो जनवरी में आए हम। जनवरी में मुझे क्या क्या देखना है? सबसे पहले बताओ एचआरए रिसीव्ड। बताइए एचआरए कितना है जनवरी में? जनवरी में बढ़ा क्या था? एचआरए ही बढ़ा था, तो एचआरए 7,000 हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है। और वो कौन सी सिटी में रह रहा होगा? दिल्ली में रह रहा होगा। तो 7,000 इंटू 1 मंथ जनवरी का हम निकाल रहे हैं। तो एचआरए रिसीव हो गया मुझे 7,000, और माइनस करूंगा इसमें से एग्जेम्प्ट। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो किस चीज़ का है? जल्दी बताओ। एचआरए कितना मिल रहा है? 7,000। बी पॉइंट क्या है बताइए? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और रेंट कितना पे कर रहे थे? 8,000। तो 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब अब मेरी जो सैलरी क्या वही रहेगी? 10% ऑफ 15,000। बार बार क्या लिखना? तो मैंने लिखा 10% ऑफ 15,000। और सी पॉइंट में क्या लिखूंगा बताइए? 50% ऑफ कितना? 15,000। बताइए जरा जल्दी से कितना आएगा? 6,500 और 7,500। तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? जितना मिल रहा है, या 6,500? 6,500 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये मैंने लिखा यहाँ पर। और टैक्स कितने पे लगेगा? 500 पर। अब बताओ कौन सा महीना रह गया मेरा? 2 महीने रह गए। कौन कौन से? फेब और मार्च। जल्दी से कर देते हैं इसको, फेब और मार्च। बताइए फेब और मार्च मिला के कितने महीने होते हैं? 2। एचआरए में कोई चेंज आया क्या? नहीं। एचआरए जो रिसीव है मेरा, एचआरए रिसीव्ड, वो कितना मिल रहा है? 7,000 इंटू 2। तो 2 महीने का मुझे एचआरए रिसीव हो रहा है 14,000। अब मुझे निकालना है इसमें से लीस्ट कौन सा है, मतलब एग्जेम्प्ट वाला हिस्सा। तो एक चीज़ को तो एज इट इज लिख दूं। कौन सा बताइए? 14,000 माइनस। अब बी पॉइंट बदला क्या? बदला क्या था बताना जरा? सैलरी बदली थी। कितने से कितनी हो गई थी? तो मैं बोलूँ पहले रेंट पेड तो 16,000 ही रहेगा। और माइनस अब जो सैलरी मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 12,000 प्लस 6,000। क्या ये बात समझ में आती है? कितने से बढ़ रही है? 1,000 से बढ़ रही है। तो 1,000 मतलब 11,000। और जो डीए है क्या वो प्रोपोर्शनेट है? सैलरी का 100% है और 50% कवर्ड है। तो अब सैलरी ही बढ़ गई तो डीए भी बढ़ गया, तो 5,500 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आती है? और इसका कितने परसेंट? पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसका कितने परसेंट? 10%।
यहाँ पे मत कर देना भाई 40 50, 10% ऑफ, और ये सी पॉइंट में 50%। ये कितना रहा था वैसे? 50% ऑफ 12,700। कितना आ रहा है वो बताओ? 12,700, और ये कितना आ रहा है? 16,500। लीज कितना है? 12,700। इसका क्या करूं बताइए? इस 12,700 को मैं एग्जेम्प्ट वाले हिस्से में लिख दूंगा और टैक्सेबल वाले हिस्से में आ गया, बताइए कितना? 1300। अब मुझे टोटल टैक्सेबल एचआरए निकालना है। टोटल एग्जेम्प्ट या टोटल टैक्सेबल? क्योंकि मैंने वहां पर एग्जेम्प्ट का नोट नहीं बनाया, अदरवाइज मैं टोटल रिसीव करके वहां करते। टोटल टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू, अब सारी अमाउंट निकाल लीजिए फटाफट से, कहाँ कहाँ है? 12 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 1,300। 12 प्लस 7,500, 500 प्लस 1,300, कितना आ रहा है? आ गया? एक बार आंसर चेक करो इसका, या मैं ही करूं अपने तरीके से ना? देखो मैंने तो आपको यही बताया था, आपने कहा सर वैसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा कर लो आप। तो ये 21,300 आया एचआरए वाला हिस्सा। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्या गड़बड़ हुई आप उस पर रिसर्च करिए, कोई मैंने तो आपको कभी बोला ही नहीं कि आप मत करिए। कभी भी अगर दिमाग में कुछ अच्छी चीज आ रही है और शॉर्टकट से निकाला जा सकता है तो करिए, लेकिन हर बार उसका आंसर सही आना चाहिए, वो तरीका बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो हम आ गए इधर। इधर में मैंने क्या लिखा जल्दी से बताओ? 21,300, और टोटल कर दीजिए इसको। टोटल आप एक बार घर जाके देखेंगे कि इसका आंसर क्यों ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये आपका काम है। 265 300 आप अच्छे से खाएंगे और आराम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद AB लिमिटेड एंड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ कितना? 25,000 पर मंथ एंड एन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन मिल रहा है उसको पर मंथ की। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब क्या क्या बेनिफिट है यहीं पे सॉल्व करा दूं इसको, इसी के साइड में। उसने कहा कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड हिम इन दिल्ली, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 वर्स प्रोवाइडेड ऑन 1/8। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि फर्नीचर 1/8 को प्रोवाइड किया गया है या घर भी 1/8 को प्रोवाइड किया गया है? फर्नीचर 1/8, व्हाट डू यू मीन कि अदर चीज कब प्रोवाइड की गई होगी? इसका मतलब क्या लगाएंगे हम? घर 1/4 से। मेरे पास कोई और चारा बचा क्या? नहीं, लेकिन मैंने कहा पहले तो मैं घर की वैल्यूएशन करूंगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन की। उसने कुछ नहीं बताया इस घर के लिए कंपनी कितना रेंट पे कर रही है, तो बताइए मैं क्या करूं फिर? बताइए फटाफट से। ओन्ड वाला पॉइंट होगा, और कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि डेली लिखा गया है, और सैलरी का मतलब पूरे साल के लिए क्या होगा वो आप मुझे आराम से बता सकते हैं। 25,000 पर मंथ है, डीए इफ होता लेकिन है नहीं, लेकिन क्या सारे अलाउंसेस और कमीशन आएंगे आरएफए की सैलरी के लिए? आरएफए वाले में तो उसने कहा एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन ऑफ 1,000 पर मंथ ईच, तो इसमें 25 प्लस 1 और बाकी इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। अच्छा ईच लिखा हुआ है ना, तो 25,000 प्लस 1,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस में लेकिन डिडक्शन मिलती है, उसका क्या करें? वो तो ग्रॉस सैलरी के बाद मिलती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो यहाँ कहाँ है पॉइंट? आया समझ में? तो बताइए फटाफट से। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12 से, तो सैलरी आ गई 3,24,000 और 15% निकाल दीजिए इसका 48,600। ये किसकी वैल्यूएशन है? हाउस की, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपको फर्निशिंग आइटम्स भी दिए हैं क्या, मैंने कहा हाँ, तो मैं फर्नीचर की वैल्यू भी इसमें ऐड कर दूंगा। फर्नीचर क्या प्रोवाइड किया गया है? रेंट पे है, क्या है? 2,24,000 का फर्नीचर है जो आपको प्रोवाइड किया गया है 1/8 को। तो मैंने कहा भाई साहब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10% ऑफ 2,40,000, और 8 का मतलब है 4 5 6 7, यानी कि 8 महीने के लिए 1/8 को प्रोवाइड किया गया है ना। तो 4 में नहीं था, 5 में नहीं था, 6 में नहीं था, 7 में नहीं था, 8 से आया है। आगे वाले मंथ निकाल लो आप, मुझे नहीं पता। 8 महीने ही होगा, 8 महीने 8 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स, बताइए कितना होगा? कितना? 16,000। अब जरा टोटल कर दीजिए इसको।
64,600 ये पूरे साल की वैल्यू आ गई। घर हमने माना है कि पूरे साल के लिए है और फर्नीचर 48,600। और हम आगे एक बच्चा जरा आंसर निकालते रहो, इसका आंसर पे रहो, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट 64,600, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन के बारे में मुझे और डिस्कशन करने हैं आपसे और प्रोविजन के, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था तो ये मैं आपको बता देता हूं। पर्सनल लोन कितने का है? 5 लाख का। कौन सी तारीख को लिया? 1/7/2000, जिसका चार्ज एट द रेट 6.5% है। चार्जेस मतलब ये है कि आपने चार्ज किया है, एम्प्लॉयर ने एक लोन प्रोवाइड किया और उसके बदले ब्याज चार्ज कर रहा है 6.75%। तो मैंने कहा इसमें फायदा क्या है मेरा? तो एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। और एसबीआई का जो रेट था शुरुआत में साल के, वो कितना था? 12. इसका मतलब मार्केट में कोई रेट 12.75% पे मिल रही है और आपको वो चीज आपके एम्प्लॉयर ने 6.75 पे दे दी है, तो इसका मतलब 6% का फायदा हुआ। आंसर इज यस। ये बात समझ में आई? ये परक्विजिट वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लोन कितने का था बताओ? 5 लाख का लोन था, कितने परसेंट का ब्याज लगेगा? मैंने कहा 12.75% जो मार्केट में मिल रहा है, और माइनस कर दो उसमें से जो आपसे चार्ज किया जा रहा है। और कितने महीने के लिए हो गए? 1/7 को प्रोवाइड किया, तो ना 4 में था, ना 5 में था, ना 6 में था, तो कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो कितना आ जाएगा ये? 22,500। हालांकि इसको लेके और बहुत सारे डिस्कशन करने बाकी हैं कि रीपेमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, मेडिकल के लिए होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही बता दिया। पॉइंट आया समझ में? एक बार इसका भी क्रॉस चेक कर लीजिए। यही है, हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल, इट मीन्स अदर एसेट। सन को दिया गया है, दैट मीन्स पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया है। बिलोंगिंग टू द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल, हमें ट्रांसफर कर रहे हैं या यूज करने के लिए दे रहे हैं? ही इज अलाउड टू यूज, तो इसका मतलब ट्रांसफर नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? बाद में होगा, अभी तो यूज करने के लिए दे रहे हैं ना। तो 1/5 को ऐसी मोटरसाइकिल जो उन्हें 60,000 रुपए की पड़ी थी वो यूज करने के लिए दे दी। एंड द मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड ऑन 1/8। इसका मतलब कितने महीने के लिए चलाई उसने? 5, 6, 7, अच्छा सॉरी 20 छोड़े। तो इसका मतलब कौन सी तारीख को ट्रांसफर कर दी है? 1/8 को। तो यूज कब की उसने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1/8, 4 महीने इस्तेमाल की। मैं 23-24 की बात कर रहा हूं। 23-24 में यूज के लिए है, ट्रांसफर के लिए है? दोनों। ट्रांसफर इन बिटवीन ईयर किसी मंथ्स की बात की, इसका मतलब पहले से वो इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं सिर्फ 23-24 के लिए निकालूंगा। तो पहले मैं बात करता हूं 23-24 में इस्तेमाल करें, तो उसने कहा पहले इस्तेमाल करें यूज। किसमें? वो डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे ट्रांसफर के लिए, वो वाला पॉइंट था कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम। लेकिन जितने महीने इस्तेमाल कर रहा है उतने महीने तो इस्तेमाल करने की वैल्यूएशन होगी ना। देखो डेप्रिसिएशन निकालना एक अलग कंसेप्ट है, जिसमें आप महीने साल क्या लेते हैं उसका इस्तेमाल करने से कोई लेना है। ये मत कहना कि इतने महीने का डेप्रिसिएशन लग गया तो फिर बाकी क्यों लगा रहे, ना कुछ नहीं करना आपको। ट्रांसफर करना एक अलग प्रोविजन है, यूज करना एक अलग। पहले मुझे यूज करने के लिए मिलेगा, ट्रांसफर करने के लिए, पहले ये बताओ। तो जब आपको यूज करने के लिए मिले तो आप ट्रांसफर की बातें नहीं करेंगे। कितने महीने के लिए यूज करने के लिए? 2020 में ही मिल गई थी, हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो अप्रैल इस साल का, मई इस साल का, जून इस साल का, जुलाई इस साल का, 4 महीने मैंने इस्तेमाल किया है उसको। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसी असेट जो कंपनी ने कब खरीदी थी? जब भी खरीदी थी उसका 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कितने का? 60,000 रुपए का। और मैंने इस साल में बस कितने महीने इस्तेमाल की है? जल्दी बताओ। ये प्रोविजन नहीं आया समझ में? दोबारा बताओ, जल्दी से बताओ। मान लीजिए ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? 7,000। भाई जहां तक इस्तेमाल किया है पहले वहां तक की वैल्यू निकाल लो। जब ट्रांसफर हुआ है तो उसके मोटरसाइकिल की अलग वैल्यूएशन निकालेंगे, दोनों अलग कंसेप्ट है। अब मान लीजिए मैं कहूं कि इन बिटवीन ईयर में आपको 6 महीने आपने एचआरए लिया और बाकी 6 महीने आप उन्होंने घर दिया, तो क्या करोगे बताओ? 6 महीने तक एचआरए की कैलकुलेशन होगी और 6 महीने घर की कैलकुलेशन होगी। सिंपल बात है। क्या ये बात आपको डाउट मुझे पता है किस लिए जा रहा है कि आपने कहा था कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेंगे फिर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे उस महीने तक का, वो सब छोड़ दीजिए, वो सिर्फ ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन है। अभी हम यूज रिलेटेड प्रोविजन की बात करें, बताइए कितना आएगा? 2000। अब आता हूं मैं कौन से प्रोविजन पे? ट्रांसफर। ट्रांसफर जो किया जाता है क्या उससे कुछ रिकवर किया जा रहा है? देखिए जरा ध्यान से, फॉर 30,000। तो पहले तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा फॉर 30,000 वर्ड का मतलब कितने क्या रिकवर किए जा रहे हैं? हाँ देखो ना, मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड टू हिम और 4 रुपीज 30, मतलब रिकवर भी किए जा रहे हैं। पहले मैं वैल्यूएशन कर लूं, मुझे कौन सी तारीख को ये खरीदी थी? 1/5/2020 को खरीदी थी, तो 1/5/2023 तक
3 साल का डेप्रिसिएशन और बाकी मैं इग्नोर कर दूंगा। आपको जो डाउट आ रहा है वो यार जब 4-5 का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हैं तो उसे यूज में क्यों ले रहे हैं, वो सारी पॉइंट समझ में आ गया, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो 3 महीने का पूरा पूरा डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। अदर एसेट का मतलब क्या होता है, अदर एसेट का मतलब क्या होता है 10% हर साल का, और कौन से बेसिस पे, एसएलएम बेस। तो WDV बताएंगे आप मोटरसाइकिल की, आप लिखेंगे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 years एट द रेट 10% और अब। क्या ये बात समझ में आती है? इसको मैं एक बार यहां कर दूं ताकि मैं यहां अमाउंट लिख सकूं। कितनी आ रही है, देखो WDV का मतलब पहले मुझे कंफ्यूजन, एसएलएम सॉल्व कर रहे हैं, मैं WDV क्यों लिख रहा हूं, रिटन डाउन वैल्यू है ये, नॉट मेथड, ठीक है। तो 60,000 की मेरी असेट थी, इसमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 साल तक। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताइए कितना आएगा, 42,000। 42,000 के तुमने ट्रांसफर की है और जिसमें से तुमसे रिकवर कितना कर लिया गया है, 30,000। तो बताइए फायदा कितने का है, 12,000। तो 12,000 का फायदा आपको ट्रांसफर पे हुआ और 2,000 का फायदा आपको यूज करने पे हुआ। हम टैक्स लगाएंगे 14,000 का। कैसे भी प्रॉब्लम बता दो, डाउट है तो पूछो वरना मैं आगे चलूं। पक्की बात है, समझ में आ गया। जब ट्रांसफर कर रहा है तो यूज से कोई लेना देना नहीं, और जब यूज कर रहा है तो ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं, अलग अलग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द असेट अंडर द हेड सैलरी। हमेशा नहीं करते और ना इनकम टैक्स में ऐसे डेप्रिसिएशन लगाते। मैंने आपको बताया 180 डेज का डेप्रिसिएशन लगता है, उससे पहले के लिए कम के लिए इस्तेमाल किया तो 50% ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अदरवाइज 100% ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे ही तो बताया मैंने आपको। इस पर्पस के लिए बोला है, बस कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं आपको और मंथ्स में कंप्यूटेशन नहीं करनी, ठीक है। और अगर ये सही है तो आंसर भी सही होगा। देखो कितना है, 14,000। आगे बात समझ में, पक्की बात है। कैसा भी डाउट नहीं रखना है। इसे नंबर लाइन पे बता दूं अगर आप बोलो तो। असेट ट्रांसफर कब हुई है ये बताओ, कौन सी तारीख को, 1/8/2023 को असेट क्या हुई है, ट्रांसफर। इधर देखो, और खरीदी कब थी, 1/5/2020 को। आप सीधा सीधा देखो, इससे जस्ट पहले कौन सी डेट आ रही है, 1/5/2023, क्योंकि मैं इसके बाद एक और साल ले जाऊंगा तो वो आगे चली जाएगी। तो ये कितने साल हो गए हैं, 3 साल। तो उसने कहा कंप्लीट वर्ड का मतलब ये कि जब से खरीदा है तब से, अगर आप देखें तो 6 और 7, 5, 6 और 7, 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। तो ये कहते हैं फिर अकाउंट्स में टैक्स में क्या फर्क रह जाएगा। तो हम कहते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। इसका मतलब ही क्या होता है, मंथ्स टू बी इग्नोर्ड। क्योंकि अगर लिखा होता कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट दे रहा हो तो उसका मतलब क्या होता बताइए, तब भी हम 3 महीने ही लगाते। लेकिन अगर वो 6 मंथ्स या उससे ज्यादा चला जाता तो हम 4 साल का लगाते। फिर जैसे मान लीजिए एसेट ट्रांसफर 1 फरवरी 2024 को होती तो क्या करते फिर हम, अगर लिखा होता कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट दे रहा हो तो हम कितने साल का लगाते, 4। लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरे साल में कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, 1/2 को 1/3 को, डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 साल का ही लगेगा। बताओ 1 फरवरी 2024 को होता तो क्या होता, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं यही बात है। लेकिन मैं बोलूं 1/6/2024 को होता तो क्या होता, तो फिर 4 साल का लग जाता। आई होप बात समझ में आ गई, पक्की बात है, ठीक है। ये 14,000 ही है, क्रॉस चेक कर लिया आपने, ठीक। आगे चलते हैं। उसने कहा प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं 2,000 का, तो बताओ क्या करूंगा मैं इसमें, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, तो ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। उसने कहा कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर एक्स अज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेंज प्रोवाइडेड अंडर दिस। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं। तो मुझे निकालना क्या है इसका, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसका मतलब क्या हो गया जल्दी से बताओ, डिडक्शन माइनस करनी है या नहीं करनी है, करनी है। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं बोली है, मारो पकड़ के। बताइए फिर सबसे पहले क्या लिखूं, इधर सबसे पहले क्या लिखूंगा, बेसिक सैलरी। क्या वो कहीं रिटायर वगैरह हो रहा है, नहीं। तो बेसिक सैलरी क्या थी उसकी क्वेश्चन में देख के बताओ, 25,000 पर मंथ। कहीं रिटायरमेंट वगैरह कुछ इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं, तो 25,000 पर मंथ इंटू 12, जल्दी से बताओ कितने, कितना आ गया, 1 सेकेंड, 3 लाख। उसके बाद उसे क्या मिल रहा था, कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों मिल रहे थे। तो मैंने कहा एंटरटेनमेंट अलाउंस और कमीशन अलग अलग लिख देता हूं।
प्रेजेंट कर दूंगा उसको कैसे, कितने महीने का मिल रहा है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 12 महीने, और ये भी कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने। उसके बाद जो चीज़ें लिखी हैं उनकी वैल्यू इधर लिख के और क्वेश्चन को कर दूंगा सॉल्व। दोनों में आ गया मेरा 12000 और 12000। उसके बाद मैंने कहा तुमने मुझे प्रोवाइड किया था व्हाट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन, RFA मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और टोटल वैल्यू एक ही बार में लिख देता हूँ 64,600, और इसे बोल दूंगा रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। ऐसे आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, रेफर नोट नंबर 1। समझ में आती है बात। उसके बाद RFA के बाद क्या था सेकंड पॉइंट में, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था 22,500, और इसके लिए क्या लिख दूंगा, रेफर नोट नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या था बताइए, यूज ऑफ मोटरसाइकिल और प्रोफेशनल टैक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज ऑफ मोटरसाइकिल एंड ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, अलग अलग पॉइंट में लिखूंगा, तो अलग अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। यूज ऑफ मोटरसाइकिल 2000, ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल कितना 12,000। प्रोफेशनल टैक्स जो अगर एम्प्लॉयर पे करता तो पहले मैं यहाँ ऐड करता, लेकिन ये एम्प्लॉय ही पे कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक आप मुझे ऐड करके बताएंगे व्हाट इज द ग्रॉस सैलरी। हाँ जी 4,25,100, क्रॉस चेक कर लीजिए जरा फटाफट से बाकी के बच्चे। ग्रॉस सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी बताओ, 4,25,100, तो 4,25,100। इसमें से मुझे माइनस करना है, बताइए व्हाट, डिडक्शन या एग्जेम्पशन, क्या माइनस करनी है, डिडक्शन माइनस करनी है। और डिडक्शन कितने की माइनस करेंगे बताइए, कितनी डिडक्शंस माइनस होंगी पहले ये बताइए, 2। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्यों नहीं होगी माइनस, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और जब तक बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है। इसमें बोला गया है नहीं बोला गया है, बोला गया है, देखिए AB लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें कोई बच्चा लिखे ना अज्यूमिंग इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैसे नंबर काट लेगा, व्हाई यू आर अज्यूमिंग, जब दिया है AB लिमिटेड मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी में एम्प्लॉय की नौकरी कैसी होगी। अब डिडक्शन पे आते हैं, सबसे पहले डिडक्शन बताओ कौन सी दूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए की, 50,000 रुपए की, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, बाद में माइनस कर दूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। और दूसरी कितनी है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, कितने के हैं 2,000 रुपए के, तो टोटल डिडक्शन कितने की होगी 52,000 की, 373। एक बार जरा चेक कर लीजिए, इनकम अंडर दी हेड सैलरी 373 कितना 100। और यहाँ पर जो अगर उसने पूछा होता ना टैक्सेबल सैलरी, तो मैं नीचे लिखता टैक्सेबल सैलरी, उसने बोला कंप्यूट इनकम अंडर दी हेड सैलरी, तो मैं क्या लिखूंगा, इनकम अंडर दी हेड सैलरी, जो पूछा है मैं वही लिखूंगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए जल्दी से, 373,100 ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी क्या इसमें नहीं, आप घर पर करना चाहते तो कर सकते थे, यस। मोटरसाइकिल वाला पॉइंट में शायद गड़बड़ हो जाती, वरना तो सॉल्व हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और जब भी आप घर जाके क्वेश्चन को करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सैलरी चैप्टर में बिल्कुल भी आंसर को साइड कर दीजिए, स्टडी मैट निकालिए और करना शुरू कर दीजिए, गलत करिए, जो गलत होगा आपके दिमाग में समझ में आएगी, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठी है, फिर उसे देखिए, फिर उसे सॉल्व करिए। अगर आप ऐसे बस स्टडी मैट खोल लिया और प्रोविजन को नोट डाउन कर लिया और साथ साथ में पढ़ रहे हैं और साथ साथ में क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारी हैबिट होती है, तो आप सैलरी के प्रोविजन को भी दिमाग में बिठा ही नहीं पाएंगे, और सीधा जब टेस्ट में क्वेश्चन करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आती है। तो आप जब जब कोई कराया हुआ भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे, मेरा मैं क्लास में क्वेश्चन क्यों कराता हूं, पहले मुझे घर से देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अगर करा दिया आपको, फिर भी आप घर से ट्राई करिए, क्योंकि आपका दिमाग आपकी पेस पे लर्न करेगा, जो भी आपका IQ है उस लेवल के हिसाब से। पॉइंट आया समझ में। और आप गलतियां करेंगे, देख लेना, जब भी बच्चे बिल्कुल फेर आंसर लेके आते हैं मेरे पास, इसका मतलब यह या तो उसने पहले रफ में ट्राई किया होगा या फिर उसने कॉपी कर दिया है बिना मतलब देख के। समझ में आ रहा है कि HRA कर रहे हैं, मुझे डाउट आ रहा है, मैंने देख लिया तुरंत। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको। तो आप क्वेश्चन को, तीसरा केस हो ही नहीं सकता कि सब कुछ समझ में आ गया और एक भी गलती नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आती है, पक्की बात है। या तो रफ में ट्राई कर लो एक बार और फिर उसे फेयर कर दो। आगे चलते हैं, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज व्हाट, प्रोडक्शन मैनेजर इन कौन सी लिमिटेड, बीटा लिमिटेड। बताया नहीं उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मानेंगे या है। फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड कितना 31 मार्च 2024। बेसिक सैलरी कितनी है 31/10 तक कितनी है 50,000, और बेसिक सैलरी उसके बाद बदल जाएगी। सैलरी ड्यू इज पेड ऑन द लास्ट डेट एवरी मंथ, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। आगे DNS अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और कुछ बोला नहीं कवर्ड नॉट कवर्ड।
तो अभी क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ, पढ़ लेंगे। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 2023 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। बताइए क्या लिखा हुआ है इधर, इधर यहां पे नहीं है। बस, तो जितना अक्टूबर में बेसिक है और जितना अक्टूबर का डी है उसके बराबर जो अमाउंट आएगी उसका बोनस दिया है, बस कुछ भी नहीं दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय एट द रेट 6% ऑफ बेसिक सैलरी। कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे, इसका मतलब हमारे यहाँ पर पार्ट लेगा ही, मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर कर रहा है। आगे प्रोफेशनल टैक्स 2500 है जिसमें से 2000 एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, तो माइनस कितने होंगे 2500। मैंने कहा माइनस कितने होंगे 2500 हुएवर पे, और प्लस कितने होंगे 2000 जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है हमारे बिहाफ पे, वो मेरा फायदा है। मैंने नीचे से पूछना शुरू किया था। हाँ हाँ, जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो मेरा फायदा है, तो मैं उसे ऊपर ऐड कर दूंगा, और टोटल जो पेमेंट हो रही है चाहे मैं करूं या मेरा एम्प्लॉयर करे वो माइनस होगी। तो टोटल पेमेंट 2500 है, कोई भी पे करे माइनस हो जाएगी डिडक्शन के अंदर। क्या बात समझ में आती है? आगे फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइड की गई बालाजो फॉर बोथ ऑफिशियल पर्सनल यूज। कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप दिस एंड कंप्यूटर वर एक्वायर्ड बाय द कंपनी दिस। बताइए क्या करूं मैं इसका, क्यों? कुछ बच्चे कंप्यूटर करने बैठ जाएंगे, इसको समझ में आती है बात? क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से जब ट्रांसफर करते हैं 50%, और रेट वो क्या है मेथड WDB, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, यूज करने के लिए दिया है। उसने कहा मोटरसाइकिल मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बेसिक जो क्यूबिक कैपेसिटी है उसकी एक्सीड्स 1.6, इसका मतलब छोटी कार है या बड़ी कार है? बड़ी कार है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम 1/11/2023 मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल पर्सनल यूज रिपेयर एंड रेंटिंग मेंटेनेंस 45,000 के फ्रॉम इस महीने के लिए वर फुल्ली बेड बाय द एम्प्लॉयर। मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है? तो ये एम्प्लॉयर वाला केस है, 1800-2400 वाला केस है। क्या करो जरा बताइए? 2400 पर मंथ, हाँ मैंने अभी बोला पर मंथ, और 11 बड़ मतलब जब से प्रोवाइड की गई है, 11-12 मतलब कितने महीने हो गए? 5 महीने। जल्दी से बताइए कितना हो गया? जी नहीं, 12,000। ये 2400 है या प्रोविजन 2400 है? हाँ, तो 24,000 का डाउट कैसे गया? अगर मतलब दिखी भी तो मैंने गलत लिखी हुई है। मोटर कार वैल्यूएशन है ये 1800-2400, वो वाला 2400 है ये। हाँ ठीक है, ये लो मोटर कार की वैल्यूएशन करो, 5 जीरो लगाई मैंने। फिर लीव ट्रेवल का मैंने आपको बताया नहीं, और बस इसमें क्या पूछा है मुझसे? कंप्यूटर सैलरी इनकम चार्जेबल एंटर। मैंने कहा हम यहीं पे ऐड करते हुए चलेंगे। चलो बताओ फटाफट से बताओ। अप टू 31/10 तक। 31/10 का मतलब क्या है? फटाफट से बताइए। 7 महीने, 7 सोच लो, ठीक है। तो 7 महीने फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए। ये 7 महीने हो गया, कितना हो गया? 3,50,000, और बाकी के जो 5 महीने हैं वो कितना मतलब हो गया उसका? 3 लाख। तो टोटल जो बेसिक सैलरी हो गई वो 650 हो गया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी को ऐड कर दिया। इसी में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या ये बात समझ में आती है? आप फेयर कर लेंगे उसको। उसके बाद डीएनएस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। पता नहीं है कवर्ड नॉट कवर्ड, तो क्या मानूंगा मैं? नॉट कवर्ड। अगर कवर्ड होगा तो कितनी कवर्ड है मुझे बताएगा ना? 60%, 40%, 10%। आप परसेंटेज भी खुद से ले लेंगे क्या? नहीं, कवर्ड बोला था मैंने। तो क्या कह रहे हैं? क्या नहीं, अगर कवर्ड होगा, शायद मैंने एक दिन डिस्कशन किया था कि अगर आप कवर्ड लेंगे तो कितना कवर्ड लेंगे, वो क्वेश्चन बताएगा मुझे। 100% कवर्ड तो नहीं मान सकते ना आप जब तक क्वेश्चन बोले ना। तो 650 और इसका 40% बता दीजिए फटाफट से। 2,60,000। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं। बोनस इक्वल टू 1 मंथ और अक्टूबर की सैलरी। अक्टूबर में सैलरी कितनी थी इसकी? जल्दी से बताइए। अक्टूबर में सैलरी कितनी थी? अक्टूबर में 50,000, और 50,000 और बेसिक प्लस डीएनएस तो 50,000 का 40%, वही तो बोनस होगा। तो मैं पहले बोनस लिख दूं यहाँ पर कि भाई साहब अक्टूबर महीने की जो सैलरी है वो है 50,000, और इसका जो 40% है वो क्या है? डीए 20,000। और कितने महीने का? 1 महीने का। अक्टूबर में ही बोनस मिलेगा तो कितना हो गया? 70,000। क्या ये बात समझ में आती? नहीं आया समझ में? बताओ।
अक्टूबर महीने की सैलरी के बराबर का बोनस मिलेगा उससे। देखिए बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पे किया जाएगा अक्टूबर में ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीएस अलाउंस। कौन सी वाली बेसिक प्लस डीएस अलाउंस? एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है आरपीएफ में, मैंने कहा देखो भाई जरा ध्यान से, तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ वो पूरे साल की सैलरी के बराबर होगा। और बेसिक सैलरी तुमने खुद बोला है, जो मैं बेसिक सैलरी ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना 6,50,000 का कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करते हो तुम? 16%। तो बताइए कितना है, कितना आएगा? 1,04,000 का तुम कंट्रीब्यूशन करते हो, लेकिन जिसमें से एग्जेम्प्ट वो हिस्सा होगा जो हम बताएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? डीए के लिए मैं एक बार एंड तक चला जाता हूं। क्या कुछ बोला है क्या? नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ नॉट कवर्ड है। क्या ये बात समझ में आती है? तो मेरे लिए जो सैलरी होगी वो कौन सी वाली होगी? सिर्फ बेसिक। ठीक है, तो मैं जो एग्जेम्प्ट करूंगा वो करूंगा 12% ऑफ सैलरी, और 20% ऑफ सैलरी कौन सी वाली? बेसिक वाली। डीए नहीं ले रहा मैं, और नीचे लिख दूंगा अज्यूमिंग नॉट कवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो 12% कितना आ रहा है इसका? 78,000। ये एग्जेम्प्ट आ गया, तो बताइए टैक्सेबल कितना? 26,000 का टैक्सेबल आएगा। एक बार बस आप इस वाले प्रोविजन को देखें, उन्होंने कवर्ड माना है नॉट कवर्ड माना है। जल्दी से आंसर में जाइएगा, पॉइंट नंबर 4 में जाइएगा, और क्या 26,000 आ रहा है चेक करिए। नॉट कवर्ड ही माना है, और लॉजिक भी है नॉट कवर्ड मानने का। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज पता नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स जो पे किए जा रहे हैं उसमें 2,000 एम्प्लॉयर के हैं। मैंने कहा जो एम्प्लॉयर के हैं वो 2,000 पर मंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी 24,000 कर दो उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। फैसिलिटी और लैपटॉप में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, नील आएगा। मोटर कार की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना आएगा? 12,000। लीव ट्रेवल कंसेशन की अभी हमने बात नहीं की, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट से कितना टोटल आ जाएगा। ये आप ऐड करिए फटाफट से, दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं। 650 प्लस 260 प्लस 70,000 प्लस 26,000 कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। 26,000 तक है ना। फिर 2,000 प्लस 12,000 कितना? 10,20,000। अब जरा जो भी उनकी लीव ट्रेवल कंसेशन में आया है, कहाँ गए हम? इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, जल्दी से बताइए आप। माइनस क्या करेंगे? एक तो 50,000 माइनस करेंगे, और टोटल प्रोफेशनल टैक्स पेड जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? ये 967,500। जो भी उनका पॉइंट नंबर 8 का आंसर आया होगा उसमें से हम अपने आंसर को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में? हाँ जी, हाँ, तो वो एग्जाम्प्ट हो गया होगा। फिर पॉइंट नंबर 4, हाँ, तो वो एग्जाम्प्ट हो गया। ये यार 9,67,500, तो वो जो अमाउंट्स है वो एप्लीकेबल लिमिट्स के अंदर है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, और लिखा होगा पक्का पक्का। देखिए, ही इज एलिजिबल, कैन क्लेम द बेनिफिट सिंस ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट। इस वाला उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। हम कौन से क्वेश्चन पर आ चुके हैं? 5th कर लिया क्या हमने? नहीं, 5th। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। और जो आपको मैंने पीडीएफ दी थी ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसकी आज आंसर वाली पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, और आप मैच कर लीजिएगा। जरूरत लगेगी तो मैं सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज वो मान लेंगे कि आपने कर लिए हैं। ये सॉल्यूशन वीडियो ही दे दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये ऐसे कर लूंगा, सॉल्यूशन वीडियो और सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों दे दूंगा आपको। जहां डाउट हो वो चेक कर लीजिए, अदरवाइज मुझसे पूछ लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे बस पढ़ लीजिएगा। अज्यूमिंग ही शिफ्टिंग आउट, शिफ्ट आउट कर रहा है वो आपको। देखिए, मिस्टर एक्स कौन सा एम्प्लॉय है? रेगुलर एम्प्लॉय। कौन सी कंपनी का? रामा एंड कंपनी का। कहां पर है? गुड़गांव में। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2023 इज ऑन द स्केल ऑफ दिस। पहली बार ये क्वेश्चन आया है। 20,000, 1,000 और 30,000। इसका मतलब क्या है? 20 से उसे अपॉइंट किया गया था। हर साल में 1,000 रुपये सैलरी बढ़ेगी आपकी, जब तक सैलरी 30,000 नहीं हो जाती। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय मैंने 2010 में अपॉइंट किया, तो बताओ 2022 में उसकी कितनी सैलरी रही होगी? 2010 में अपॉइंट किया था, तो बताओ 2022 में सैलरी कितनी रही होगी इस पे स्केल पे? 30। कैसे पता चला? क्योंकि 10 के बाद बड़ी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? कब तक बड़ी होगी? जब तक क्या नहीं हो जाता 30,000। 10 साल खत्म हो गए, अब 30,000 चलेगी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 20,000, 1,000, 30,000, 2,000, 50,000, इसका मतलब क्या है? जब तक 30 के बाद जो बढ़ेगी वो कितने से बढ़ेगी? 2,000 से। और कब तक बढ़ेगी? जब तक 50 नहीं हो जाए। क्या मेरी बात? अगर जनवरी से अपॉइंटमेंट है, सोचो अप्रैल से नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी तक कितनी सैलरी रहेगी, और उसके बाद बढ़ जाएगी। तो मैं अपनी अप्रैल से लेके मार्च तक की निकालूंगा अपने हिस्से की। मैंने कहा 1 जनवरी से मैंने किसी को अपॉइंट किया था, तो 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी तक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2023 में मैंने किसी को अपॉइंट किया, और 23-24 का क्वेश्चन है, और ये पे स्केल है,
2013 में अपॉइंट किया था, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2023, ये 24 मान लीजिए, 14 में अपॉइंट किया था, तो 1 जनवरी 2024 तक की सैलरी कितनी होगी? 29,000 या 30,000 जो भी है, उसके बाद बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो जनवरी तक की सैलरी है वो एक रहेगी और रिमेनिंग वाली हम निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। कौन से दिन अपॉइंट किया गया था? 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 का क्या मतलब है? पहले महीने में उसे कितनी सैलरी मिलेगी? 30,000। 30 या 20? 20,000। अब मेरा क्वेश्चन अगर 23-24 का है तो इसका मतलब 1 जनवरी 2024 के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,000। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी 2024 तक की सैलरी होगी कितनी? 20, और उसके बाद वाली कितनी होगी? 21। क्या मेरी बात समझ में आती है या दोबारा बताओ? नंबर लाइन से बता दो। आ गई है? पक्की बात है? ठीक। He is paid DNS allowance and bonus equivalent to 1 month pay based on the salary of March every year. उसने कहा तुम्हें जो हम DNS allowance देंगे वो 10% ऑफ DA एंड बोनस देंगे तुम्हें इक्विवेलेंट टू 1 month पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि क्या ही इज पेड 10% ऑफ DA, यहां बात खत्म हो गई है, या इसके लिए भी मार्च की बातें की जा रही है? उसने कहा बोनस जो हम तुम्हें देंगे ना वो 1 महीने के ऊपर बेस्ड होगा, वो जो महीना होगा वो मार्च होगा। मार्च के महीने की तुम्हारी जितनी भी बेसिक सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर, तो मार्च के महीने की जो भी तुम्हारी सैलरी होगी, इस वाले केस में मार्च के महीने की कितनी सैलरी होगी? 21,000। 21,000 हमारे वाला जो साल है 23 का, मुझे क्या करना? 23-24 का क्वेश्चन करना है मुझे। क्या मेरी बात समझ? तो 23-24 के जो मार्च वाला होगा यानी कि लास्ट का जो महीना होगा उसमें सैलरी कितनी होगी? 21,000। तो उसे जो बोनस मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 21,000। बस बात पता। पूरे साल में उसे बोनस मिलेगा कितने रुपए का? 21,000 रुपए का। नहीं आई बात समझ में? पहले क्या बोला था? अक्टूबर में बोनस मिलेगा, अक्टूबर की सैलरी के बराबर। आप कह रहे तुम्हारे पूरे साल में बोनस मिलेगा और जो अमाउंट होगी बोनस की वो किसके बराबर होगी? मार्च की उसी साल के। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्या ये मार्च वाली चीज DA के लिए भी बोली गई है? DA नॉर्मल है? क्या लगता है आपको? ये जो DA 10% ऑफ बेसिक सैलरी है ये भी मार्च की सैलरी के बराबर का होगा या ये नॉर्मल सैलरी के बराबर है? ये नॉर्मल है, ये खत्म हो गया है यहाँ पर। बेसिक इज 10% ऑफ द DA एंड बोनस इज पेबल इक्वल टू 1 मंथ, और कौन से वाले महीने का? क्या मेरी बात समझ? DA वैसे ही निकलेगा जैसे नॉर्मली निकलता है। DA मतलब जहां जहां तक 20,000 रही होगी वहां वहां 20,000, और जहां जहां 1,000 बढ़ गई होगी वहां 1,000 के बाद वाले हिसाब से। नहीं, उसने बोला बस सैलरी ऑफ। यहां पर तो सैलरी का मतलब ये नहीं है ना कि बेसिक प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज बेस कमीशन। उसने बोला बस जो सैलरी है, सैलरी के बारे में जब कुछ ना बोला जाए और इक्विवेलेंट बोले तो कौन सी वाली सैलरी? बेसिक सैलरी लेंगे। पॉइंट आया समझ में? पक्की बात है? ठीक है। He contributes 15% of pay and DNS allowance towards his recognized provident fund and the country contributes the same amount. वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है और कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो 15% निकालेंगे, अब हम किसका निकालेंगे? बेसिक प्लस DA दोनों का। और अगर मैं एग्जेम्पशन निकालूंगा तो मैं 12% निकालूंगा, बेसिक प्लस DA, और कौन सा वाला पार्ट? अगर कवर्ड होगा तो DA लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा जब 12% ऑफ सैलरी निकालूंगा। ये है समझ में? अभी जब मैं अमाउंट निकालूंगा RPF में कंट्रीब्यूशन के, तो मैं लिखूंगा 15% ऑफ बेसिक प्लस DA, जितना जितना है पूरा, क्योंकि ये तो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। एग्जेम्पशन निकालूंगा तो 12% ऑफ सैलरी में मीनिंग अलग हो जाएगी। बेसिक प्लस DA इफ होता है उसमें, तो अगर इस क्वेश्चन में बेसिक प्लस DA इफ होगा तो 12% के बाद जो सैलरी निकालूंगा उसमें तो DA इफ होगा। लेकिन जो 15% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या मैं इफ लूंगा या नॉर्मली लूंगा? जल्दी से बताइए। नहीं आया समझ में? एक बार और बताता हूँ। देखो, मैंने कहा 12% छोड़ो, उसने कहा हमारी जो कंपनी और वो जो कंट्रीब्यूशन करता है, इधर सुनिए, 15% ऑफ बेसिक प्लस DA करता है कंपनी। और मैंने आपको समझा रखा है कंपनी जो कंट्रीब्यूशन करती है उसके अमाउंट को कोई भी बेस दे सकते हैं। हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉय है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, उतना हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ भी बेस हो सकता है। तो उसने कहा हम जो आपके RPF में कंट्रीब्यूशन डालेंगे वो बेसिक प्लस क्या होगा? DA का 15% होगा। तो जितना टोटल बेसिक प्लस जितना टोटल DA उसका 15% RPF में अमाउंट आ जाएगी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर मैंने कहा एग्जेम्पशन कैसे निकालूंगा? वो बताया 12% ऑफ सैलरी निकालते हैं। तो उस सैलरी में क्या मीनिंग होगा? सैलरी का प्लस DA इफ। अगर इफ होगा, मैं यही बात समझा रहा हूं कि अगर जब मैं 15% निकालूंगा तो मुझे इफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं 12% निकालूंगा तो मैं चेक करूंगा कि इफ है या नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझ में आ गई बात? 15% तो नॉर्मल ही निकालेंगे और कोई भी बेस दे सकता है वो आपको। बोनस का 10 गुना तो बोनस का 10 गुना कर देंगे। अमाउंट निकालनी है हमें तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की कितनी है। और उसने क्या बोला है देखिए,
इसका मतलब क्या है, जब 15% निकालेंगे तब भी डीए लेंगे पूरा पूरा, और जब 12% निकालेंगे तब भी डीए लेंगे पूरा पूरा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और उसे ये फ्री यूज हाउसिंग फैसिलिटी दी गई है जो कि टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी है 10,000 पर मंथ। ही इज ऑल्सो प्रोवाइड विद द फॉलोइंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। बताइए जरा फटाफट से, सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? बेसिक सैलरी। और ये वही क्वेश्चन है जो 20,000 से शुरू होता है 1 जनवरी, तो इसका मतलब क्या है 20,000 इंटू 9 यानी कि अप टू दिसंबर आपकी सैलरी ये रही होगी, प्लस 21,000 इंटू कितना 3 महीने, ये सैलरी रही होगी आपकी। कितना आ जाएगा? 2,43,000। और फिर क्या डीए भी लिखना है मुझे इसमें? यस, डीए कितना है जल्दी से बताओ। डीए कैसे लिखेंगे? डीए 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसमें मार्च वार्च का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब मेरे पास 24,300 का डीए आ गया। फिर अब आ जाएगा बोनस। बोनस इज इक्वल टू व्हाट? क्या उसने बोला था डीए भी लेंगे बोनस में? चेक करो क्या बोला था बोनस के बारे में। बोनस इज इक्वल टू पे बेस्ड ऑन द सैलरी। तो इसका मतलब कितने हो गए? मार्च की जो सैलरी है, मार्च की सैलरी है कितनी? 21,000, उसी के बराबर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो 21,000 का तुम्हारा क्या हो गया? बोनस। यहां तक कोई परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। ये हो गया। अब आइए आरपीएफ में। आरपीएफ निकालने से पहले अब मैं नीचे जो भी अमाउंट मुझे मिल रही है वो सब परक्यूजिट्स है। क्या ये सब मेडिकल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट है ना, हाउसकीपर की सैलरी, मंथली सैलरी वगैरह, ये परक्यूजिट्स हैं, ये सारे परक्यूजिट्स जो हैं, ये कन्वेंस अलाउंस 1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स द एक्चुअल रिइंबर्समेंट ऑफ कन्वेंस स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। मुझे कोई अलाउंस मिले और वो मैंने ऑफिशियल ड्यूटी पे खर्च कर दिया, बताइए कितना एग्जेम्प्ट होगा? एग्जेम्प्ट पूरा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ? और कोई अलाउंसेस दिख रहे हैं आपको? टेलीफोन अलाउंसेस है, बताइए क्या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल नहीं होगा? होगा। मैं पहले अलाउंसेस को क्यों पढ़ रहा हूं बताइए, क्योंकि जब मुझे आरएफए की सैलरी निकालनी है तो उसमें ऑल टैक्सेबल अलाउंस निकालने हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ टेलीफोन अलाउंस। और टेलीफोन अलाउंस पढ़ाते समय मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे पास टेलीफोन उन्होंने घर पे लगवाया हुआ है, मेरे टेलीफोन की फैसिलिटी दी हुई है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मेरे घर उन्होंने फ़ोन लगा दिया, उनका फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली एम्प्लॉय को दे दी जाती हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, और जब एम्प्लॉय छोड़ता है उससे वो लेते हैं। तो अगर टेलीफोन की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके घर पे तो ये एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर आप उसे अलाउंस दे रहे हो तो टैक्सेबल होगा, चाहे फिर वो खर्च करे या ना करे। क्या ये बात समझ? तो टेलीफोन अलाउंस कितने का टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है? कितने का? 500 पर मंथ। तो टैक्सेबल कितना करेंगे जल्दी से बताओ? पूरा पूरा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 6,000। मैं सारी कंप्यूटेशन कर ही देता हूँ आरएफए को छोड़ के, फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या नाम है, कितने पे टैक्स लगेगा। ठीक है, फैसिलिटी लैपटॉप की दी जा रही है। फैसिलिटी, व्हाट इज मेंट बाय फैसिलिटी? ट्रांसफर कर रहे हैं या यूज़ करने के लिए दे जा रहे हैं। तो ये कितना लिखूँ मैं यहाँ पर? नील। कंपनी ने रिम्बर्स किए मेडिकल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट ऑफ हिज ब्रदर 25,000, जो उसके ऊपर डिपेंड। भाई मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट हो रही है तो मेरा फायदा है 25,000 रुपये का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेडिकल एक्सपेंडिचर के रिम्बर्समेंट। मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये सब मैंने आपको पढ़ाए नहीं, साथ में आ रहे हैं और टोटल आंसर निकालने, तो मैं इसे बता रहा हूँ, हालांकि सब हम पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के रीइंबर्समेंट है जो कितने के हैं? 25,000। क्या ये अलाउंस वगैरह में आते हैं? आंसर इज नो, ये अलाउंस वगैरह में नहीं आते और ये आरएफए की सैलरी के लिए भी इंक्लूड नहीं होगा। अलाउंसेज और बोनस और कमीशन ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रिइंबर्समेंट की। मंथली सैलरी जो है हाउसकीपर की इज रिइंबर्स्ड बाय द कंपनी 12,000, ये फैसिलिटी है बताइए या फिर ये अलाउंसेज हैं? जल्दी बताइए, पढ़ो पढ़ो। हाउसकीपर की सैलरी जो आप पे करते हो वो हम रिम्बर्स कर रहे हैं, तो ये अलाउंस है या फैसिलिटी है? फैसिलिटी है कि आप रख लो और हम दे देंगे। कितना आ जाएगा? 12,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं, आगे चले हम हाउसकीपर के बाद। गिफ्ट वाउचर मिला है 10,000 का ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। कहाँ से मिला होगा आप ही बताइए? एम्प्लॉयर से मिला होगा। तो कितनी अमाउंट पे टैक्स लगाऊं? मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 5,000 और आएगा क्या? 10,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। वो मैरिज पे भी मिलता होगा तब भी यहाँ टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एम्प्लॉयर दे रहा है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है कि लोगों से तुम्हें गिफ्ट मिल रहा है। वहाँ तो तुम्हारे रिलेटिव से मिल रहा है, तो चाहे कितना भी मिल जाए, याद करो उसमें, तो वहाँ नहीं जाना है अभी हमें। मैंने सीधा सिंपल प्रोविजन बताया, चाहे मैरिज हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, डाइवोर्स हो, कुछ भी हो,
5,000 तक का आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं एज एन एम्प्लॉयर, उसमें कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है। 50,000 वाली तो हमने पढ़ी थी, इन एग्रीगेट 50,000 होगा तो नहीं मिलेंगे, वो किस में था, iOS में। मैरिज होगी जो एक बार होती है उसमें भी एग्जेम्प्ट होगा, रिलेटिव कोई गिफ्ट दे रहा है कभी भी दे उसमें भी एग्जेम्प्ट, वो सब नहीं है यहाँ पर, बस 5,000 वाला प्रोविजन है। तो बताओ क्या लिखूँ, वाउचर। बताइए क्या करें इस पर, पूरे 10,000 पे टैक्स लगाएंगे। आगे चलते हैं। उसने कहा कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तुम्हें और तुम ऑफिशियल ड्यूटी पे इसे खर्च कर देते हो, आने जाने का पैसा है और तुम खर्च कर देते हो उसको, ठीक है, रखते नहीं हो अपने पास। ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसका प्रीमियम जो है 5,000, जो कौन पे कर रही है, कंपनी। बताइए। दो चीजें होती हैं, एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो तुम्हारी लाइफ से कंपनी को कोई ठेका नहीं है, वो टैक्सेबल होता है। क्या ये बात समझ में आती है? देखो जरा उन्होंने क्या किया हुआ है, चेक करके बताइए मुझे। मतलब उसने सैलरी में 5,000 लिखा है या नहीं लिखा है? क्या ये बात समझ में है? क्योंकि कौन सा वाला टैक्सेबल होता है, कौन सा वाला, लाइफ इंश्योरेंस, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये इसी के अंदर कवर्ड होते हैं। क्या ये बात समझ में? तो इसको हमने कुछ किया नहीं। टेलीफोन अलाउंस हमने पूरे टैक्सेबल कर दिए थे। अब मैं आपसे बोलता हूँ सिर्फ क्या रह गया, जल्दी से बताओ, आरएफए। और आरएफए क्या बोलेगा, कंपनी ने उसे रेंट पे लिया है, कंपनी का ओन्ड है वो, क्या बोला था उसने, विच इज टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी, 10,000 पर मंथ। और डेट है क्या, कब से मिल रहा है, देखना जरा, ऐसा कुछ है पूरे 12 महीने। अभी तक क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, पूरे 12 महीने के हिसाब से। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है बताइए, आरएफए के लिए सबसे पहले क्या लिखा हूँ, 15% ऑफ व्हाट, सैलरी, और दूसरा क्या होगा, रेंट पेड, विच एवर इज लोअर। अब आते हैं सैलरी में कौन कौन सी चीजें लेंगे, आप मुझे बताएंगे। सैलरी प्लस डीए इफ होता है, और क्या ये पूरा डीए कवर्ड वाला ही है, यस। तो कैलकुलेटर पे लिखिए 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 6,000। बाकी इनमें से कोई आपको अलाउंसेस वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं, ये सब फैसिलिटीज हैं। हाँ जी, डीए कवर्ड है, क्वेश्चन ने बोला था पूरा कवर्ड है, इफ है पूरा। इसके अलावा क्या आपको अलाउंसेस कमीशन कुछ दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से, नाम पढ़ लीजिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी आप दे रहे हो, इसका मतलब ये क्या है, परक्विजिट, हाउसकीपर दे रहे हो परक्विजिट, वाउचर दे रहे हो परक्विजिट, आरएफए तो परक्विजिट है, तो इसका मतलब ये वाली सैलरी हम लिख लेंगे। टोटल कितनी आई, नहीं सैलरी कितनी आई, 2,94,300। तो अमाउंट कितना आया, 44,145, और रेंट पेड कितना था उसका, 1,20,000। तो कितना आ जाएगा ये, 44,145। अब इसको जरा मुझे ऐड करके आप बताएंगे। हो गया ऐड, जो सैलरी आई थी, जो ये बताया आपने, इसमें ये ऐड कर दो ना बस। प्रोविडेंट फंड नहीं किया क्या अभी हमने, इसमें था प्रोविडेंट फंड, हाँ प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट रह गया, रुक जाओ। आरएफए तो हमने कर लिया है, कौन सा रह गया बस, आरपीएफ। आरपीएफ कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है, 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब उन्होंने खुद बोला है कि हमारी वाली भी सैलरी डीए है, सैलरी प्लस डीए, यानी कि सैलरी 2,43,000 प्लस 24,300। कंपनी इतना अमाउंट देती है, ध्यान से समझना इस बात को, कितना आ जाएगा ये 15%, 40,095। मैं इसमें क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, एग्जेम्प्ट, जो हम अपना 12% लगाते हैं, 12% ऑफ, कितना अमाउंट लिखूं, अब समझो ध्यान से। मैंने कहा अगर ये 50% कवर्ड होता, इसका क्वेश्चन में लिखा है डीए 50%, तो मैं क्या करता, इसको पूरा लेता, प्लस 24,300 को कितना कर देता, 50%। वट एवर द एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग, वो उसका बेस निकालने का कुछ भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है, ये बेस निकालने का कि आरएफए की सैलरी, आरएफए जो आ रहा है उसका 10 गुना होगा। तो अमाउंट निकालने में कभी भी जो 12% में प्रोविजन लगाते हैं वो इधर मत लगाना, आप, वो बेस आपको बताएगा कि किसके बराबर है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? तो अभी के लिए मैं क्या करूं बताओ, कितना आ रहा है, ये सेम लिख रहा हूं पहले मैं ऐसे, है ना, ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे, क्योंकि वो कवर्ड वाला पार्ट है। बताइए कितना आ रहा है,
32,076, तो टैक्सेबल वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 8019। और तो कुछ नहीं छूटा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। फैसिलिटी रिम्बर्समेंट हो गया है। एक बार चेक करना, उन्होंने कन्वीनियंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल तो नहीं कर दिया। 12,000 उसके सैलरी में आ रहा है, तो फिर हमारा RFA भी गलत आ जाएगा। एग्जाम्प्ट है ना। ज़रा अब टोटल कर लीजिए, सभी का यही है क्या? कैसे पता चला बताओ? 394 300 इसको प्लस ये, ठीक है, कितना आ जाएगा? ये ग्रॉस आ रहा है या नेट आ रहा है? ग्रॉस सैलरी बताइए कितना? 393,464। क्वेश्चन ने मुझसे मांगा क्या है, ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी? कहाँ लिखा है ये? फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। तो इसका मतलब ग्रॉस सैलरी। अब मैं इसमें से कितने की डिडक्शन माइनस करूंगा बताइए? 50,000 की। कितना आएगा? 3। इसे बोलेंगे क्या? टैक्सेबल सैलरी या सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। अब एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए। 343,464। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5th। अब हमारे पास सिर्फ कितने क्वेश्चन रह गए हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए। और यहाँ पर मैं आपकी पूरी स्टडी मटेरियल की सैलरी मैंने खुद सॉल्व करवाई। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये है कि आप भी इसे खुद ही करेंगे, ठीक है। इसके 2-3 नोट बना लीजिएगा आप। पहला नोट बनाएंगे आप रिम्बर्समेंट वाला पॉइंट, नोट बना के लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आगे अगर ऐसा कोई आ जाए तो। रिम्बर्समेंट जो होगा मेडिकल एक्सपेंडिचर वाला। उसके बाद जो आप लिखेंगे, कन्वेंस अलाउंस वाला पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? पर्सनल इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस से अगर लाइफ इंश्योरेंस आता तो क्या हो जाता? टैक्सेबल। अदरवाइज जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वो एग्जेम्प्ट होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ राजा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर्स ऑफ द एंटिटी। इसका आंसर नहीं चेक कर पाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में है ये, छोड़ दो इसको, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक। इस पे आते हैं। मिस आकांक्षा अ सैलरीड एम्प्लॉय फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। उसकी बेसिक DA कमीशन सब कुछ निकाल के दिया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। बताओ क्या करूंगा? टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ विच 50% इज पेड बाय एम्प्लॉयर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे कितना इसमें से? मैं वही लिख रहा हूं जो हम ऐड करने वाले के चल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। बताओ क्या करूंगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट। गिफ्ट वाउचर बाय द एम्प्लॉयर ऑन बर्थडे 10,000 है। बताओ क्या करूं? 10,000 माइनस 5,000 और कितना आएगा? 10,000। कई बार बच्चे ने, सच बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझे बोला था सर हम भूल गए थे इसे IOS में और सैलरी वाले में डाउट आ गया था, मुझे समझ नहीं आता कितने पे टैक्स लगाऊं। तो मुझे अचानक से याद आया, क्या? 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 10,000, है ना। फालतू की बातें याद आती हैं। आगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने। बताइए क्या होगा? टैक्सेबल। तुम्हारी लाइफ से हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए ही थोड़ी ना है, इससे बाहर भी तो रहते हो तुम। लैपटॉप प्रोवाइड फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप जो है यूज करने के लिए दिया है। बताओ क्या कर दो? एग्जेम्प्ट। ये सब आपका दिमाग आपको बता नहीं रहा होगा, पहले वो कैलकुलेट करेगा, फिर तुम आंसर चेक करोगे, फिर गलत करोगे, तब आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज। बुझाया नहीं? बाकी टेस्ट में बताता हूं। चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी आर ऑल्सो यूजिंग लैपटॉप एट होम। चिल्ड्रन जो है एसएससी के, वो भी घर पे लैपटॉप चला रहे हैं, यानी कि बोथ पर्पस हो गया। तो जब बोथ पर्पस होता है तो क्या करते हैं? कितने सीसी का लैपटॉप है जी? इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चाहे ये पता है क्या दिया उन्होंने? बताओ जरा क्या है ये? जुमला है ये। जुमला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बोथ, मतलब उसका फायदा है। सोचो जरा, आपके टीचर ने आपको समझाया था कि लैपटॉप वो लेते हैं कब ऑफिशियल पर्पस के यूज करते हैं, तो क्या ही फायदा फुर करा? नहीं, उसके बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये बात बोलो? करने तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेगा इंडिया आगे। एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार विच वाज प्रोवाइडेड टू द एसएससी। ये कंपनी की गाड़ी है फॉर बोथ ऑफिशियल पर्सनल यूज। ड्राइवर वाज आल्सो प्रोवाइडेड। क्यूबिक कैपेसिटी मोर देन 160 के। ऑल द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर। बताइए क्या करूं? 2400, बिल्कुल सिंपल। 2400 और उसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगा 900। कोई डेट नहीं दी गई है तो क्या कर दूं? 12 से मल्टीप्लाई तो कितना? 32,400 आया था। 32,400 किसके हिसाब से आया था? 1800 से करके देखना एक बार अमाउंट याद है मुझे, आया था। सैलरी भी तो
एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस है, एम्प्लॉयर ने पे की है। क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, इसका मतलब पर्सनल यूज कर रहे हो, डिटेल ऑफ यूसेज अवेलेबल नहीं है, तो हम मानेंगे भाई साहब तुम धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप अमाउंट निकाल लीजिए फटाफट से कैलकुलेटर पे, 6,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 75,000, आगे 9,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 26,000, 45,000 वॉट, अच्छा सॉरी 45,000 माइनस कर देना, ठीक है, 39,600 प्लस 7,000, कौन सा 8,000, ये क्यों प्लस किया है तुमने, ई भी तो लिखवाया है, 8,000 माइनस कर दो जो भी आ रहा है उसमें क्या है, 12,26,600, क्या उनका भी यही आंसर है, 12,26,600, ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। उसने क्या पूछा है हमसे, जो इनकम अंडर द हेड सैलरी, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम डिडक्शन ले लो, बस इतना नहीं होगा, प्रोफेशनल टैक्स भी होगा। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में ही बोला था उसने कहा प्रोफेशनल टैक्स 4,000 के हैं, तो हम कितने माइनस करेंगे, 4,000 माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे तो दोनों माइनस होते हैं। बताइए कितना आ रहा है, अब चेक करो उनका आंसर, 11,72,600। और मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं, ऊपर ही दिया था, उसमें अलाउड नहीं होती डिडक्शंस। देखो ये रहा ना लास्ट लाइन, इफ ही पेज द टैक्स इन द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा, उसके हिसाब से वो आंसर है, इसलिए बस डिडक्शन मैच नहीं कर रही है आपकी। बुझाया नहीं बुझाया, बुझाया, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से आंसर्स आ गए हैं। एक क्वेश्चन वो भी आपके कहने पे मैंने छोड़ा है, और शायद इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिस्ट दी थी उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है, यही है शायद, कौन सा वाला फर्स्ट क्वेश्चन, एक 12 तो से एक 12 कर लें तो देखो कॉमन सेंस की बात है, जब रिटायर हो रहा है तभी से तो पेंशन देंगे, हो जाता है कभी लिखते लिखते, क्या हो गया है, तो क्या हुआ, फुल्ली एग्जेम्प्ट आने दो। अगर कोई कंप्यूटेशन नहीं आ रही है दैट मीन्स फुल्ली एग्जेम्प्ट, और वो किसकी वजह से आ रही है माइनस में, मैं बता देता हूं आपको, रुक जाओ, कहाँ है लिव इनकैशमेंट, 2 लाख है ना, आप इसको करना 4 लाख, नहीं आएगा माइनस में। अब कर लेना इस क्वेश्चन को, डेज नेगेटिव में आ रहे हैं, डेज नेगेटिव में आ रहे हैं, काहे, वो आप देखो ना, ये टाइप किया हुआ क्वेश्चन है तो उसमें हो जाता है, टाइप मतलब ऐसे है ना, हाँ 1/12/2020 ही है। तो हम करते हैं इसको अलाउड को और अनअवेल्ड को, यानी कि ज़्यादा ले ली है तुमने छुट्टी, तो ये लिख दो आप, कितने साल के लिए सर्विस की है उसने, 19 है ना, नहीं हाँ 19 साल, तो 19 इंटू आप करिए 45, कितना आ रहा है अलाउड, 855, छुट्टी ज़्यादा ले ली उसने, आप इसे कर लो 250, इसको शायद आपका सही आए, फिर 250 कर लो इसको, अभी भी नहीं आ रहा, अवेल्ड को और कम करना पड़ेगा हमें, इसको 400 कर देते हैं, चलो ठीक है, अब चेक करो, अब सही है, अब आ जाएगा, ठीक 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 ठीक। और किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ समझ में आती है आपको, आप इन सभी पॉइंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये तो शायद कर ही दिया ना हमने, हाँ जी। 1 पे आ जाओ दोबारा से, क्यों है नहीं क्या, ये फाइल भेज दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं, चलो ले लो, फोटो खींच लो, क्या 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 पूछो पूछो पूछो, क्या इसके आंसर्स की पीडीएफ शेयर कर दूं आपसे या वीडियो शेयर करूं, क्या लगता है, दोनों कर दूं, ठीक।
मेरा पता नहीं आज कल के दिन मन है कि मैंने जितने पहले अभी तक सैलरी बढ़ा दी, एक छोटा सा टेस्ट रख लें इसका, रादर देन कि हम सारे प्रोविजन पढ़ें। परसों नहीं यार, टाइम मुझे बहुत वेस्ट लगता है ऐसे ना, एक दिन वेस्ट करना। कोई बात नहीं, दोपहर को रख लेंगे। ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए, आपके पास पूरा दिन है अभी। जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी दिमाग में। एक दिन हो गया देखो, 12 से 12, 1 से 1। देखो परसों अगर मैं लेता हूँ तो जो मैं कल प्रोविजन पढ़ाऊंगा 1-2 एक्स्ट्रा, तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग के लिए चैलेंज हो जाएगा ना कि ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं और ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, या कल वाले प्रोविजन इंक्लूड ना करूँ। उससे क्या लेना देना? नहीं, ज़्यादा टेस्ट में नहीं आते, मतलब पेपर में कम आते हैं, इसका मतलब नहीं है आ नहीं सकते। चलो कल मैं क्लास लेता हूँ, परसों टेस्ट ले लेता हूँ, ऐसा सही है। अभी आज तक के जो प्रोविजन मैंने आपको बता रखे, इंक्लूडिंग 2 पॉइंट्स जो मैंने आज बताए हैं, कन्वेंस अलाउंस वाले, ट्राइबल एरिया अलाउंस मैंने बता दिया है, लाइफ इंश्योरेंस मैंने बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने करवा रखे हैं वो सब आएंगे टेस्ट में परसों। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ठीक है, अब आप डिले नहीं कराएंगे टेस्ट को, ध्यान रखिएगा। और आगे ऐसा होना चाहिए जब मैं बोल दूँ तभी टेस्ट, बस नो डिस्कशन। वहाँ से कुछ लेके आना। लंच पे जा रहे हो केक लेने? अगर तुमने आज कुछ नॉनवेज खाया, ध्यान रखना, बोलो मेरे लिए अलग से सिर्फ वेज मंगाना है। आज ये त्याग